अफसोस इस बात का नहीं है कि पाकिस्तान टेस्ट मैच हारा है, अफसोस इस बात का है कि ये पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर्स हैं। पाकिस्तान हैज लॉस्ट टू इंग्लैंड इन द फर्स्ट टेस्ट एट लीड्स बाय एन इनिंग्स एंड 103 रन्स। सवाल ये नहीं है कि कैसे हारे और क्यों हारे, सबको पता है, ये सबके सामने है ये, और जो फॉलो कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट को उनको पता है कि रियलिटीज क्या हैं। तो सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान मैच क्यों हारा और कैसे हारा, सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान को टेस्ट मैचेस जीतने आते भी हैं, जहां पे होम कंडीशंस नहीं है, जहां पे फ्लैट ट्रैक्स नहीं है, जहां पे स्पिन ट्रैक्स नहीं है, जहां पे थोड़ा सा बॉल निप अराउंड कर रहा है, ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, जहां पे आपको बाउंस भी मिल सकता है, अवे कंडीशंस है, अनफेमिलियर कंडीशंस हैं और प्रेशर पड़ रहा है अक्रॉस बोथ द इनिंग्स। आपको पिच चेंज होती हुई नजर आ रही है, वो प्रेशर अब्सॉर्ब कैसे करना है, वो विनिंग एटीट्यूड कैसे मेंटेन करना है टिल द एंड, क्या इन प्लेयर्स को ये आता भी है? इज इट अ स्किल इशू और इज इट समथिंग डीपर दैट्स रॉन्ग विद पाकिस्तान क्रिकेट? लेट्स टॉक अबाउट इट। मैंने इस टेस्ट सीरीज से पहले ये बात कई दफा की थी और ये पता था सबको कि बैटिंग कोलैप्स होने वाला है, और वंस अगेन वी सॉ दैट बैटिंग कोलैप्स हैपन दोनों इनिंग्स में। पहले हमने वेस्ट इंडीज सीरीज में भी देखा, हमने बांग्लादेश के अगेंस्ट भी देखा, हमने ये फिल्म बार बार देखी हुई है, सो वी नो हाउ इट गोज। जैसे ही 5वीं या 6ठी विकेट गिरेगी उसके बाद एक लाइन लगेगी और ऐसे स्लिपरी स्लोप की तरह सारे आउट होंगे और ऐसे डिसमिसल्स देंगे वो, जैसे कि पहली बार हाथ में उन्होंने बल्ला पकड़ा हुआ है। It really makes me sad to see this state of affairs when it comes to Pakistan's batting. टॉप 4 ने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया था वेस्ट इंडीज सीरीज में, बट इस सीरीज में इवन वो बैटर्स क्लूलेस नजर आ रहे हैं जो यहाँ पे पहले खेले हुए हैं, काउंटी भी खेले हुए हैं, इंक्लूडिंग शान मसूद, इमाम उल हक ने भी खेली है, अब्दुल्ला शफीक अपने रिदम में नजर आए, लेकिन स्टिल वो टाइम नहीं दे सके वो जो रिक्वायर्ड था, और वो पार्टनरशिप उस तरह से क्रिएट नहीं कर सके। इनफैक्ट इस पूरे टेस्ट मैच में अक्रॉस बोथ इनिंग्स सिर्फ एक पार्टनरशिप थी जिसको देख के आप कह सकते हो हाँ यार ये टेस्ट मैच खेल रहे हैं, जो अब्दुल्ला शफीक और इमाम उल हक की 91 रन की पार्टनरशिप थी। सिर्फ ये एक पार्टनरशिप थी अक्रॉस 2 इनिंग्स। सामने से इंग्लैंड पेस के ऊपर हैवी है, उन्होंने अपनी सिलेक्शन ऐसे की है। वी नो जोफ्रा आर्चर, वी नो ऑली रॉबिन्सन, जॉश टंग, ये ऐसे बॉलर्स हैं जो आपको खड़ा होने नहीं देंगे और वो बार बार उन्हीं लेंथ्स पे बॉल करेंगे और आपको ट्रैप करने की कोशिश करेंगे। बट पाकिस्तान के बैटर्स को समझ में ही नहीं आ रहा, एज किए जा रहे हैं, आपको भी पता है 3 स्लिप्स हैं, 4 स्लिप्स खड़ी हैं। व्हाई आर यू एक्टिंग लाइक इट्स द फर्स्ट टाइम यू हैव सीन देम ट्रैप यू लाइक दिस? बात एक सेशन की नहीं है, बात एक इनिंग्स की नहीं है, बात एक टेस्ट मैच की भी नहीं है, बात है मेंटालिटी की। ये वही प्लेयर्स हैं जो कि होम टेस्ट में हंड्रेड्स करते हैं। इंग्लैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान ने भी कुछ ही टाइम पहले होम पे अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, इंग्लैंड को हराया भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि इन प्लेयर्स को बैटिंग करनी नहीं आती या इनका स्किल सेट पुअर है, बात यह है कि इन कंडीशंस में इनको खेलना ही नहीं आता है और वो एक्सपोज हुआ है। अब कैप्टन जो इस मैच में थे सलमान अली आगा, उन्होंने भी ये कहा कि हमें इनफ टाइम नहीं मिला टू प्रिपेयर फॉर द कंडीशंस। बट कुछ तो प्रेपरेशन होगी ना, किस बेसिस पे आप टेस्ट टीम का हिस्सा हो? कोई तो फर्स्ट क्लास आप लोगों ने खेला हुआ है सबने, कुछ ना कुछ तो आपको पता है कि जब आपको इस तरह की लेंथ्स पड़ रही हैं तो आपने सस्टेन कैसे करना है वो प्रेशर, अब्सॉर्ब कैसे करना है वो प्रेशर। पार्टनरशिप तो दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रही थी, किसी का इंटरेस्ट ही नहीं था कि इस मैच को लंबा लेके जाएं। पता नहीं, शायद उन्होंने कोई बुकिंग्स कराई हुई थी कहीं पे, कोई साइट सीइंग करने जाना था, ऐसा क्या था जो 2 दिन की छुट्टी उनको चाहिए थी एक्स्ट्रा। आई फेल टू अंडरस्टैंड दिस। मतलब इस टेस्ट मैच का मकसद खाली ये नहीं है कि आपने पहला स्पेल सर्वाइव करना है या आपने मॉर्निंग सेशन सर्वाइव कर लिया तो बस ठीक है, अब आप खड़े रहेंगे। उस पहले स्पेल के बाद क्या होना है? इनके बॉलर्स को आता है सेम लेंथ पे बॉल करना फॉर 4-5 कंसेक्यूटिव डेज। आप कैसे खेलोगे वो 4th या 5th स्पेल में वही लेंथ, वही पेस, वही स्विंग कैसे खेलोगे? क्या उसके लिए कैसे आपने प्रिपेयर किया है? वो प्रिपरेशन इंग्लैंड में रह के नहीं आती है, आप 10 दिन एक्स्ट्रा रह लोगे, वो टेम्परामेंट से आती है, वो टेम्परामेंट नहीं है प्लेयर्स के पास। दैट इज द रियलिटी ऑफ दिस पाकिस्तान क्रिकेट टीम। और ये रियलिटी सिर्फ इंग्लैंड में नहीं है, ये साउथ अफ्रीका में भी नजर आई है,
ये ऑस्ट्रेलिया में भी नजर आई है, ये न्यूजीलैंड में भी नजर आई है। ये सेना रीजन में पाकिस्तान के बैटर्स को समझ में नहीं आता है कि इन्होंने सरवाइव कैसे करना है, अपने आप को, अपनी विकेट को प्रोटेक्ट कैसे करना है, अपनी टेल को प्रोटेक्ट कैसे करना है। अब रिजवान के ऊपर जो क्रिटिसिज्म हो रहा है कि ठीक है मैच आप हार चुके हो, लेकिन आप फिर टेल को एक्सपोज कर रहे हो, आप खुद खड़े होकर यार फेस कर लो, आप थोड़ा मोमेंटम कैरी कर लो, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। बट नहीं, वो मैं देख के हैरान हूँ। मतलब मैंने ऐसा टेम्परामेंट और ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं देखी फ्रॉम अ सीनियर प्लेयर, फ्रॉम अ फॉर्मर कैप्टन। मतलब 2022 के बाद से पाकिस्तान को सेना कंडीशंस में खेलना ऐसा लगता है कि कोई सॉफ्टवेयर हुआ है अपडेट, या शायद डाउनग्रेड ही हुआ है, और वो सेटिंग जो डिफॉल्ट सेटिंग्स होती है ना वो इरेज हो गई हैं। तो किसी को नहीं पता कि अब इन कंडीशंस में कैसे खेलना है। अब सब कह रहे हैं हमें तैयारी के लिए टाइम चाहिए, टाइम चाहिए। तो भाई आप पूरा साल तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो? फिर ये सिस्टम को ये चीज का आइडिया क्यों नहीं हुआ? 2 कंसेक्यूटिव वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल्स में आप बॉटम पे एंड कर रहे हो, कभी 7 पे कर रहे हो, कभी 9 पे कर रहे हो, फिर भी आपके प्लेयर्स कह रहे हैं हमें प्रेपरेशन। तो प्रेपरेशन कैसे आएगी? फिर काउंटी खेल के आएगी, आपको रेगुलर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के ही आएगी, इन कंडीशंस में फेमिलियराइज होके आएगी। आप इस सीरीज के लिए तैयारी करने के लिए आपने किया क्या है? आप वेस्ट इंडीज में सीरीज खेल के आए हो, और अब आपको लगा है कि शायद ठीक है हम इंग्लैंड करीब पड़ रहा है तो इंग्लैंड में मैचेस खेल लेते हैं, बट आपने इसके लिए कुछ प्रिपेयर नहीं किया। एक वार्म अप मैच आपने खेला है, दैट डिडंट टेल यू एनीथिंग। दूसरी बात ये है कि फील्डिंग को क्या हो गया है? फील्डिंग इतनी आफ्टर थॉट क्यों है पाकिस्तान टीम के लिए? हैरी ब्रुक का आपने इतना सिंपल कैच वो ड्रॉप किया है कि नॉट बिगिन टू एक्सप्लेन के वो देखते हुए मेरे पे क्या गुजर रही थी कि फील्डिंग इतना बड़ा आफ्टर थॉट कैसे हो सकता है जब आपको पता है आपके पास पेस नहीं है, आपके बॉलर स्ट्रगल कर रहे हैं टू क्लॉक दोस नंबर्स विद द पेस, आपके बैटिंग में वैसे ही दम नहीं है, तो फील्डिंग में तो मेहनत कर लें, फील्डिंग में तो थोड़ा एफर्ट शो कर दें। बट वो भी नहीं, क्योंकि जहां बैटिंग नहीं काम करी, बॉलिंग काम नहीं करी, तो फील्डिंग ने क्या मैच जितवा लेना है? ये माइंडसेट है शायद हमारे थिंक टैंक का। इतनी क्रूशियल अपॉर्चुनिटीज वेस्ट हुई हैं इस मैच में फील्डिंग को लेके। साउथ शकील ने जो रिव्यू अपना लेना था, जो कि वो टाइम से नहीं ले सके, पता नहीं वो वहां पे क्या सोच रहे थे खड़े होके, क्या कैलकुलेट कर रहे थे वो। मोहम्मद रिजवान ने कुछ ऐसे ब्रेन फेड मोमेंट्स हुए हैं, मोहम्मद रिजवान के कई हुए हैं उनके करियर में, बट भाई अब हम थक गए हैं। अब आपके ब्रेन फेड मोमेंट्स से हम थक चुके हैं, बिकॉज दे हैव एंडेड अप कॉस्टिंग अस द मैच। इट इज नो लॉन्गर क्यूट, इट इज नो लॉन्गर अम्यूजिंग, इट इज स्ट्रेट अप फ्रस्ट्रेटिंग। कैप्टन बाबर आजम अनफिट थे पहले टेस्ट मैच के लिए, तो बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि बाबर आजम वाज अनफिट और इस वजह से बैटिंग का कोलैप्स भी हुआ और हम इतना बुरी तरह हारे। बट आई जस्ट वांट टू रिमाइंड एवरीवन कि बाबर आजम जब फिट भी थे तब भी पाकिस्तान के बैटिंग कोलैप्सेस हो रहे थे। बाबर आजम अकेले क्या कर लेंगे? डिज्नी मूवी नहीं चल रही है या ये कोई यहाँ पे कोई मैजिक ट्रिक नहीं होने वाला कि वो आएंगे वो आके सब फिक्स कर देंगे। बाबर आजम एक प्लेयर है और उनका भी रफ पैच चल रहा था पिछले 2 सालों में, उनका भी उस तरह से टेस्ट में रिकॉर्ड रिसेंटली नहीं अच्छा जा रहा। वो एक अकेले क्या कर लेंगे? अब जाके थोड़ी उनकी वापस फॉर्म आई है, कॉन्फिडेंस वापस आया उनमें, और अब उनके व्हेन ही वुड लुक अराउंड हिम, तो कौन उनको सपोर्ट कर रहा होगा इस बैटिंग ऑर्डर में? अब्दुल्ला शफीक अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन उनके अलावा कौन है इस बैटिंग ऑर्डर में जो कि बाबर आजम के साथ पार्टनरशिप स्टिच करें, जो कि मैच को लंबा लेके जाएं? अकेले बाबर ने क्या कर लेना है? ये मुझे नैरेटिव समझ में नहीं आ रहा है। आई रियली होप एंड प्रे कि बाबर आजम फिट हों फॉर द सेकंड टेस्ट, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस थोड़ा टीम के अंदर जरूर आएगा कि ठीक है हमारे कैप्टन इज बैक। सलमान अली आका पे भी प्रेशर था, वो खुद उनके पसीने छूटे हुए थे, तो एक तरह से रिदम वापस रिस्टोर होगा इस टीम में और कॉन्फिडेंस आएगा थोड़ा सा प्लेयर्स को। बट उसके बियॉन्ड बाबर आजम कुछ फिक्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो मसले मसाइल इस टीम के साथ हैं दैट दे गो वे डीपर देन just one player. So he will not be able to come and fix this team in the next 4-5 days. That's going to be a big challenge. Tactically, Pakistan क्या change करेगा अगले टेस्ट मैच के लिए? कॉम्बिनेशन में क्या change करेगा? I think maybe another fast bowler would come in. Maybe थोड़ी और pace पाकिस्तान use कर सकता है in the face of Ubaid Shah. लेकिन other than that, there is not much that can be changed. बाबर आजम if he comes back, तो थोड़ी सी पाकिस्तान की बैटिंग डेप्थ जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लेकिन जो चीज पाकिस्तान को चेंज करनी पड़ेगी लाजमी फॉर द सेकंड टेस्ट, इसके बगैर वो नहीं जीतेंगे। आप जितने मर्जी अच्छे प्लेयर खिला दो, वो है टेम्परामेंट, वो है एटीट्यूड।
विनिंग एटीट्यूड कहाँ है यार? वेयर इज दैट हंगर टू विन? वेयर इज दैट एफर्ट? वो एफर्ट नजर ही नहीं आ रहा है। अली उस्मान आपके न्यू कमर है, उन्होंने उनकी पहली सीरीज है इंग्लैंड में, 5 विकेट्स ही हैज टेकन। उन्होंने हैरी ब्रुक को आउट किया, उन्होंने इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे आके अच्छे ब्रेक थ्रूज दिए पाकिस्तान को। बट फायदा क्या हुआ उस पूरी चीज का? एक पॉजिटिव आपके लिए इस मैच में था, यूज इट यार, यूज योर मोमेंटम जो आपके बॉलर्स आपको दे रहे हैं। आपको इससे पहले पिछले सीरीज में भी आपके बॉलर्स ने 10-10 आउट किए हैं। बॉलिंग का उस तरह से प्रॉब्लम नहीं है। अब्बास अच्छे रिदम में है, मोहम्मद अली भी विकेट्स ले रहा है, फिर आप खुरम शहजाद को लेके आए हो। प्लीज थोड़ा एफर्ट शो करें यार। जीतना इतना आसान नहीं होता है। आपको हाथ में प्लेट में रख के कोई नहीं देता है कि आओ यार मैच ले जाओ। वो वाले दिन गए इंग्लैंड क्रिकेट के, बेसबॉल वाले भी, जिसमें आप थोड़ा बहुत वेट कर सकते हो अपॉर्चुनिटीज का। यहाँ पे यू हैव टू गो एंड ग्रैब दी अपॉर्चुनिटीज। जो रूट का कमबैक हुआ है इस कैप्टन, और क्या उन्होंने कैप्टनसी की है, उन्होंने वही 11 खिलाई है, उन्होंने कॉम्बिनेशन अपना कंडीशंस के अकॉर्डिंगली बनाया है। हेडिंगली पे वैसे ही पाकिस्तान का इतना हॉरिबल रिकॉर्ड है, आपको भी पता था ये गोइंग इन। बट इंग्लैंड की टीम इतनी भी स्ट्रांग है, इतनी भी आउट क्लास नहीं है करंटली कि पाकिस्तान के पास कोई जवाब ना हो। तो प्लीज ये मौका है। दे आर ऑल्सो गोइंग थ्रू देयर ओन ट्रांजिशनल फेज। जो उनको ब्रिटिश प्रेस कह रहे हैं उनको प्रूव देम रॉन्ग। मैं हारने या जीतने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस एफर्ट की बात कर रही हूँ, उस एटीट्यूड की बात कर रही हूँ जो कि एब्सोल्युटली एब्सेंट था इस टीम में। आई हैव सीन मोर एफर्ट एंड मोर एप्लीकेशन फ्रॉम दीज सेम प्लेयर्स in PSL than I did in this first test. And that breaks my heart to say it, but it's true. Let me know what you guys think Pakistan should do in the second test. और इस परफॉर्मेंस पे आपके क्या थॉट्स हैं ये भी जरूर शेयर करें। और कहाँ पे आपको लगता है कि पाकिस्तान की टीम को और पाकिस्तान के स्ट्रक्चर को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बिकॉज यहाँ पे इस वक्त ना बहुत सारे डिफरेंट लोग कह रहे हैं इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, XYZ ने ये कर दिया, XYZ ने वो कर दिया। हम सबको एक दूसरे को ब्लेम करना बहुत अच्छी तरह आता है, बट इन रियलिटी इस टीम की जिम्मेदारी कौन लेगा इस परफॉर्मेंस की? खाली इस एक मैच की नहीं, खाली इस एक सीरीज की नहीं। ये जो कंटिन्यूअस टेस्ट में, अवे टेस्ट में पाकिस्तान हार रहा है, ये जो कंटिन्यूअस बैक टू बैक व्हाइट बॉल टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान हार रहा है, एग्जिट हो रहा है, ये जो T20 क्रिकेट में भी पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है, इस सब का जवाब कौन देगा? ये आप लोग बताएं, बिकॉज ऑनेस्टली आई एम आउट ऑफ आंसर्स राइट नाउ। लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक ऑफ द वीडियो एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बिकॉज आई विल कीप मेकिंग वीडियोज, इट विल मोटिवेट मी मोर। तो ये इट विल मीन अ लॉट टू मी इफ यू गाइस सब्सक्राइब एंड ऑफ कोर्स कमेंट भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।